role of non-government organization, that is NGO, and self-help group, that is तो हमारे एनजीओ होते हैं वो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनसे अलग होते हैं। किस मामले में अलग होती है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो मेनली प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। उनका अल्टीमेट क्या होता है, इनकम जनरेट करना या फिर कंपनीज को जो फायदे में रखना, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये नॉन प्रॉफिटेबल होती है। नॉन प्रॉफिटेबल इन द सेंस क्या होता है कि इनका जो भी ये काम करते हैं वो हमेशा सोशल वर्क के लिए, जिससे कि लोगों को फायदा हो वो उसके लिए करते हैं। लेकिन इनका भी कोई प्रॉफिट जनरेट करने का कोई इनका जो एम रहता है वो नहीं रहता है। ओके, तो पहला एक कैरेक्टर क्या हो गया कि नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओ होते हैं, वो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं। उनका कोई भी इनकम या फिर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनका टर्नओवर जाता है लाख करोड़ रुपीज में, लाख करोड़ रुपीज में। उन जो हमारे एनजीओ होते हैं ऐसा उनका कोई एम नहीं होता है। सेकंड है वॉलंटरी ग्रुप होता है। एनजीओ में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं, सब वॉलंटरली करते हैं। कोई किसी को बाउंड नहीं करता है कि आपको इसमें करना ही करना है। जितने भी उसमें पार्टिसिपेशन होते हैं सबका वॉलंटरी होता है, अपने हिसाब से लोग काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड ऑन आर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। ये जो हमारे एनजीओ होते हैं ये लोकल लेवल पर भी होते हैं। कोई एक जैसे कोई एक स्पेसिफिक एरिया हो गया, जैसे किशनगंज आप ले लीजिए, इस लेवल पर भी कोई एक हो सकता है एनजीओ आप ओपन कर सकते हैं, या फिर नेशनल लेवल पर भी कर सकते हैं जो कि पूरा एक कंट्री में वर्क करे, या फिर इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल इन द सेंस कि आप अब्रॉड में भी काम एनजीओ को ओपन कर सकते हैं। मल्टी मल्टी क्या कहते हैं, मल्टी कंट्रीज होती हैं कि कई सारे कंट्रीज में भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई एक एनजीओ है वो मान लीजिए इंडिया में भी काम कर रहा है, अदर कंट्रीज हो गया जैसे यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर भी काम कर सकता है। तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सेकेंड है हमारा टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड का मीन्स क्या होता है कि हर एनजीओ का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। जो एनजीओ जिस एरिया में ओपन हुआ है वो उसके लिए काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एनजीओ जो ह्यूमन के राइट्स के लिए काम करता है, तो मान लीजिए किसी भी कंट्री में हमारा कोई भी कहीं भी ह्यूमन राइट्स का अगर उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो ये जो हमारा एनजीओ है वो जाकर वहां पर लोगों को बताता है, या फिर जो हमारे गवर्नमेंट है उनको बताता है, या फिर जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बताता है कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया। ओके, तो जैसे हमारा अगर कुछ ऐसा ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है जिससे कि एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट डिटेरियोरेट हो रहा है, जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हुआ, तो उसके बाद क्या है कि जो हमारा जो हमारी पॉल्यूटेड गैसेज हैं वो काफी मात्रा में जो है एमिशन एनवायरनमेंट में छोड़ी जाने लगी। उससे क्या है एनवायरनमेंट पे हमारा बुरा इफेक्ट पड़ रहा था। तो उसके बारे में फिर कुछ एनजीओ हैं उन्होंने उस पर रिसर्च किया, कुछ उस पर काम किया, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इस तरफ से काम हो रहा है। मान लीजिए कोई एक स्पेशल कोई एक इंडिविजुअल कंट्री है वो कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे कि एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, वो बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रही है। ओके, बहुत ज्यादा पेड़ों को कटवा रही है उसको, तो उससे क्या है कि हमारा वहाँ उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो चेंज होगा, वेदर है वो चेंज होगा। तो एनजीओ क्या है उस जाकर उस चीज को अपोज कर सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, लोगों को उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करेंगे उससे आपका भी नुकसान होगा। जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका जो हैबिटेट है आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओके, ये जो हमारा जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो एनवायरनमेंट है उसके लिए काफी हानिकारक है। और दूसरा क्या हो गया, ड्रिवन बाय पीपल विथ अ कॉमन इंटरेस्ट। ड्रिवन बाय पीपल मीन्स ये लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है, जो लोग उसमें काम करते हैं उनके द्वारा ही, बाहर से किसी का जो है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। विथ अ कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट मान लीजिए कोई एनजीओ ह्यूमन राइट्स के एरिया में काम कर रहा है तो वो उसका इंटरेस्ट किस में हो गया, ह्यूमन राइट्स में हो गया। कोई एनजीओ है वो हेल्थ के एरिया में काम कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट किस में हो गया, हेल्थ के एरिया में हो गया। तो क्या है इंटरेस्ट वाइज जो है वो काम करते हैं। ये तो ये हमारा एक जो एनजीओ की वो डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एनजीओ।
एनजीओ के हमारे मेनली कई टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली हमने जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसके हिसाब से हमने एनजीओ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है हमारा ऑपरेशनल एनजीओ और दूसरा होता है एडवोकेसी एनजीओ। ऑपरेशनल एनजीओ में क्या होता है, ये जो एनजीओ होते हैं वो मेनली जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन द सेंस हो गया कि जिससे कि मान लीजिए कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो, वो उनकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो चेंज हो, ह्यूमन का लाइफस्टाइल डेवलप हो, इसलिए काम करते हैं। इस मतलब कि उस एरिया में काम करते हैं। ओके, विच फोकसेस ऑन द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। जैसे कि एग्जांपल हो गया कि हमारा एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन रूरल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है रूरल एरिया में, जिससे कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनका डेवलपमेंट हो, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है उसका फायदा मिल सके। और मान लीजिए कि कुछ एनजीओ हो गए वो मार्केट प्राइस के लिए काम कर रहे हैं, मतलब फार्मर्स ने कोई प्रोड्यूस कर लिया, फिर उसको मार्केट में ले जाकर उनको अच्छे से अच्छा कीमत कैसे मिल सकता है उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। अवेयर कैसे करेंगे, कोई ट्रेनिंग सेशन कर दिए, कोई वर्कशॉप कर दिए, उसमें लोगों को बताया जा रहा है जैसे कि मिडिल मैन को आपको इरेडिकेट करना है, उनको हटाना है, तो आपको क्या करना है, आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली जो है मार्केट में ले जाकर सेल करना है, उसको अच्छी क्वालिटी में रखना है, ऐसे रखना है कि जो कंज्यूमर हो वो अट्रैक्ट हो। तो उससे क्या होगा कि फार्मर्स की इनकम है वो बढ़ेगी, उनका डेवलपमेंट होगा। इसी तरीके से एक और हमारा जैसे प्रोजेक्ट अगर हम इंडियन सर कॉन्टेक्स्ट में ले, हाँ सर वो सिर्फ अवेयरनेस एनजीओ जो है सर वो नहीं, सिर्फ अवेयरनेस का काम नहीं करते हैं। मैंने बताया ना कि लोगों को मान लीजिए कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, जैसे मैंने ह्यूमन राइट का आपको एग्जांपल दिया रहा था, तो वो जाकर लोगों को बताते भी हैं, उसका अपोज भी करते हैं। ओके, सिर्फ मान लीजिए जैसे कि आपका एजुकेशन के एरिया में कोई एनजीओ काम कर रहा है, तो उसमें क्या हो गया, वो सिर्फ ये थोड़ी ना करेगा कि आप एजुकेशन लीजिए, अच्छा आप इससे आपका लाइफस्टाइल चेंज होगी, एजुकेशन आपके लाइफ के लिए ज्यादा मतलब क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है। वो गरीब लोग होते हैं उनको एजुकेशन भी देते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो गरीब चिल्ड्रन होते हैं, जो कि क्या कहते हैं कॉस्टली एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए स्पेशल क्लासेस भी चलाते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अवेयरनेस ही करते हैं या फिर सिर्फ ट्रेनिंग ही देते हैं किसी एरिया में, वो सब कुछ उस जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं उस एरिया के लिए सब कुछ काम करते हैं वो। ओके सर थ्रू कैपिटल भी हेल्प करते हैं, हाँ, थ्रू कैपिटल भी हेल्प करते हैं अगर एनजीओ। अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं कहीं फंड भी देने की जरूरत है तो वो देते हैं। सर ओके तो अगर सर तो उनको गवर्नमेंट को टैक्स देने की फिर जरूरत नहीं होती होगी, जो उनके पास नहीं 1 करोड़ नहीं अवेलेबल। नहीं, उसके लिए वो नहीं देना पड़ता उनको। वो अपने ओके प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं ना, उससे उनको कुछ वो क्या कहते हैं लाभ नहीं, मतलब फाइनेंशियल लाभ नहीं हो रहा है ना उससे उनको। सर, जैसे कोई आम पब्लिक उनको डोनेट करता है मनी और फिर वो एनजीओ हाँ के द्वारा लोगों को हेल्प करते हैं। हाँ ओके सर। हाँ, आम लोग डोनेट करते हैं। अभी उसमें आप देखेंगे कि उनका फंडिंग कहाँ कहाँ से होता है। ओके, हम देखेंगे। ओके सर। हाँ, तो उसी तरीके से हमारा 1 एकड़ फंड फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क्स टू सपोर्ट। ओके, एक और प्रोजेक्ट है जो कि हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर जो लैंडलेस लेबर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया पहला ऑपरेशनल एनजीओ, जो कि लोगों की डेवलपमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए प्रोजेक्ट्स को चलाता है। दूसरा हो गया हमारा एडवोकेसी एनजीओ। एडवोकेसी एनजीओ क्या हो गया, विच आर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट पर्टिकुलर कॉजेज। एग्जाम्पल ह्यूमन राइट, जैसे मैंने बताया था कहीं पर किसी का ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए काम करते हैं। वो सोशल जस्टिस के लिए काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्या कह जैसे कि मान लीजिए अभी एक केस हुआ था, जैसे आप निर्भया केस को ले लीजिए। ओके, उसमें जस्टिस में काफी देरी हो रही थी, तो उसमें कई सारे एनजीओज आ गए थे गवर्नमेंट पे, जो हमारे एक जस्टिस सिस्टम है उस पर प्रेशर बना रहे थे कि इस केस को जल्दी से जल्दी आप निपटाइए, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो क्या वो सोशल जस्टिस के लिए भी काम करते हैं, उनको बोलते हैं करने के लिए, उन पर प्रेशर बनाते हैं। ओके, सेकंड है हमारा उसी तरीके से हो गया जैसे इन्वायरमेंटल मूवमेंट, जैसे मैंने कि आपको एक एग्जाम्पल दिया था। तो ये हो गया हमारे मेनली जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसके हिसाब से 2 टाइप के एनजीओ होते हैं। एक हो गया हमारा ऑपरेशनल एनजीओ, दूसरा हो गया एडवोकेसी एनजीओ। लेकिन उसके बाद सर हाँ सर जैसे मान लीजिए सोशल लोग हैं, अगर एनजीओ को कोई अगर हेल्प करता है एज ए कैपिटल,
तो उसको कैसे पता चलेगा कि जो पैसा वो लोग उसको दे रहे हैं एनजीओ को, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एज ए सोशल वर्क? एनजीओ क्या होते हैं, वो अपना जो ईयर के लास्ट में वो अपना, जैसे क्या होता है ना, एनालिसिस एक पूरा चार्ट बनाकर भी देते हैं कि हमने इस ये काम किया, इसमें इतना पैसा खर्चा किया, इसमें इतना पैसा खर्चा किया, तो वो उसमें उससे आप पता कर सकते हैं। बाकी आप अपने सेपरेटली जितना दिया, आपका पैसा लगा या नहीं लगा, वो उसका वो नहीं करते, वो करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने 1,000 रुपया डोनेट किया, किसी ने 2,000 रुपया डोनेट किया, तो सेपरेटली तो सबका नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि क्या होता है कभी कि कोई कोई एनजीओ होता है वो लाखों लोगों उनको उस एनजीओ को लाखों लोग डोनेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आजकल जो हमारा ये कोरोना वायरस फैला है, इसमें कई सारे एनजीओ हैं जो भूखे लोग हैं, जो कि पहले लेबर करते थे, उनको जो डेली बेसिस पे काम करते थे, उनको खाना नहीं मिलता है, तो लोग क्या है 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए उन एनजीओ को डोनेट करते हैं, फिर वो उस डोनेशन से जो उन लोगों को खाना देते हैं। तो अगर आप अब कहेंगे कि हमको हमारा पैसा का आप वो दीजिए कि वो आपने कहाँ खर्चा किया, तो वो तो काफी मुश्किल टास्क है ना। ओके, लेकिन अगर वो चाहे कि डाटा हम पब्लिश करें, जो पैसा अगर फंडिंग हाँ जो मैं होता बता है तो रहा उसको हूँ, एनजीओ लास्ट को। में तो वो डाटा उसको देते ही हैं, पब्लिश ही पूरा करते हैं, वो अपना पूरा एक उसको क्या कहते हैं, चार्ट वो बनाते हैं, बुकलेट टाइप में बनाकर निकालते हैं कि हमने क्या क्या किया, किस एरिया में कितना पैसा खर्चा किया, वो सब देते हैं। उनकी भी एक टाइप की बैलेंस शीट बनती है। ओके, फिर है हमारा जैसे उसके बाद एक आता है ई एनजीओ, इन्वायरमेंटल एनजीओ, जो कि हमारा मेनली इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, जो कि मैंने कि जैसे कि आपको एग्जांपल में बताया था, इसमें एग्जांपल में हो गया ग्रीन पीस एंड वर्ल्ड वाइड फंड है। ओके, गो एनजीओ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड नॉन गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको ऑर्गेनाइज तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करते हैं। और दूसरा क्या है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा पार्ट जो है इसमें मतलब गवर्नमेंट डोनेट करती है, बाकी का जो है हमारा जो सोसाइटी है उसके थ्रू जाता है। तीसरा है हमारा INGO, मींस इंटरनेशनल, जो कि हमारे एनजीओ कई सारे देशों में काम करता है, जैसे कि हमारा ये अभी ऑक्सफैम है, ये ऑक्सफैम फैम हो गया, और कई सारे एनजीओ हैं जो मोर देन वन कंट्री में वर्क करते हैं, तो ये हमारे इंटरनेशनल एनजीओ हो गया। दूसरा है हमारा क्वासी ऑटोनॉमस, मींस क्या हो गया, अर्ध सरकारी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये जो होता है एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी दैट इज फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब इनको फाइनेंस क्या है गवर्नमेंट से मिलता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करते हैं। ओके, जैसे हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, ISO हो गया, ये जो है इसको कई सारे गवर्नमेंट्स मिलकर इसको फाइनेंस करती हैं, लेकिन इसका जो मेन काम क्या है, जो स्टैंडर्डाइजेशन है चीजों को, उसको बनाए रखना। उसके बाद क्या है, हाउ गवर्नमेंट एनजीओज आर फंडेड, तो उनको फंड कहाँ कहाँ से मिलता है। तो फर्स्ट हो गया हमारा जैसे मेंबरशिप फी हो गया, कई लोग उसकी एनजीओ की मेंबरशिप लेते हैं, तो मेंबरशिप की वो लोग कुछ कुछ फीस अपना डिसाइड कर देते हैं, तो उस हिसाब से फिर वो फीस मान लीजिए कि आपकी मंथली बेसिस पे हो गई या फिर ईयरली बेसिस पे हो गई, तो वो उस हिसाब से उनको थोड़ा थोड़ा फंड वहां से आता रहता है। दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ कुछ एनजीओ हो गए, मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट बनाकर उन्होंने सेल किया और उसको बेचा, या फिर कहीं पे वो कोई सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उनका ये जो सेल कर रहे हैं गुड्स का और सर्विसेज का, उनका ये एम नहीं होता कि उससे वो कुछ प्रॉफिट कमाए, हाँ इतना होता है कि उन्होंने जितना लगाया है उतना उनको वापस मिल जाए। ओके, और कहाँ से फंड आता है, हमारी प्रॉफिट कंपनीज हो गई, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हो गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए काम करती हैं, तो क्या होता है वो कुछ पार्ट अपने जो उनका इनकम होता है, कुछ पार्ट वो एनजीओ को डोनेट करती हैं, वहां से फंड आता है। तीसरा है फिलेंथ्रोपिक फाउंडेशन, कुछ हमारे ऐसे फाउंडेशन होते हैं जो कि इस्टेब्लिश किए जाते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, और वहां से कुछ कुछ फंड आता है। तीसरा है हमारा स्टेट एंड फेडरल एजेंसी, स्टेट से या फिर और जो फेडरल एजेंसीज हैं वहां से कुछ कुछ फंड आता है, जो कि एनजीओ जिसको की यूटिलाइज करते हैं। तीसरा है हमारा प्राइवेट डोनेशन, कुछ कुछ प्राइवेट डोनेशन, मान लीजिए लोग होते हैं वो डोनेट करते हैं, कुछ किसी ने 500 रुपए डोनेट किए, किसी ने 1,000 किया, किसी ने 25 लाख रुपए डोनेट कर दिए, तो ये सब क्या है हमारे जो एनजीओ हैं उनके फंडिंग का सोर्स है। देन है रोल ऑफ एनजीओ इन फिशरीज, अब फिशरीज में एनजीओ का क्या रोल है, तो फर्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम वेयर फिशरीज प्रोफेशनल्स कैन इंटरेक्ट एंड डिस्कस broad issues and specific topics related to the region.
मान लीजिए फिशरीज में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई तो वहाँ के कुछ प्रोफेशनल्स को, जो फिशरीज के प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दूसरा है पब्लिशिंग अ साइंटिफिक जर्नल ऑन एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। कुछ कुछ हमारे एनजीओज होते हैं वो साइंटिफिक जर्नल्स का भी प्रोडक्शन पब्लिकेशन करते हैं। वो उसमें क्या होता है कि हमारे जो फिशरीज से रिलेटेड पेपर्स आते हैं, आप लोग जब अभी पीजी करेंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो वहां पर आपको अपना थीसिस के लिए कंप्लीट करने के लिए या फिर कोई भी जो भी आप टॉपिक लेंगे उससे आपको पेपर्स पढ़ने होंगे, तो वो पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? ये सब जो हमारे जर्नल्स होते हैं उसमें पब्लिश होते हैं, वहां से आप देखेंगे। तो लेकिन ये एनजीओ का क्या होता है, कुछ पब्लिकेशन के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको कि ये फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल providing financial and technical support to young scientists from developing countries to conduct quality research। तो क्या है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कि हमारे जो यंग साइंटिस्ट हैं, उनको एनफ क्वांटिटी में फंड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जिससे कि वो क्वालिटी रिसर्च कर सकें, तो कुछ कुछ एनजीओ जो होते हैं वो उनको फंड भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक रोल है हमारा एनजीओ का। सेकेंड है एड्रेसिंग इम्पोर्टेंट फिशरीज इशू वाया वर्कशॉप, सिंपोजिया एंड पब्लिकेशंस। कुछ हमारे एनजीओ होते हैं जो कि वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करते हैं, सिंपोजिया ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं फिशरीज के एरिया में, जिससे कि जो फिशरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही उनको एड्रेस करने के लिए। सर सिंपोजिया क्या होता है सर? फिर नेक्स्ट है हमारा इन द सी फूड इंडस्ट्री एनजीओज एम टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी बाय इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी इशू। ओके, जो हमारा मान लीजिए ओशियन है, वहां पर अगर बहुत ही ज्यादा ओवर फिशिंग हो रही है जिससे कि वहां का जो फ्लोरा फना है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी इशू आ रही है, तो उस लोगों को उसमें क्या है, गवर्नमेंट से को बोलकर ऐसे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे कि इस टाइप के प्रोग्राम्स बनाए जा सकें कि जो हमारा सस्टेनेबिलिटी है ओशियन की वो मेंटेन रहे, हम जितना ओशियन से निकाले हम उतना ही वापस उसको दें। ओके, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी हम कुछ बचा कर रखें। और हमारा जैसे हमारा एक ये इंटरनेशनल एनजीओ है दैट इज सस्टेनेबल फिशरीज पार्टनरशिप। इसका मेन एम क्या है, रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फिशिंग एंड फिश फार्मिंग एंड रीजनरेटिंग डिप्लीटेड फिश स्टॉक्स। ओके, जो हमारा ओवर फिशिंग से जो हमारे फिश स्टॉक डिप्लीट हो रहे हैं उसको मेंटेन किए रखना। जो फिश फार्मिंग है वहां पर लोगों को ट्रेनिंग देना। तो ये हमारे कुछ इसी तरीके से एक और है हमारा वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स। इनका मेन कंसर्न क्या है, ट्रेडिशनल फिशिंग कम्युनिटीज, जो कि हमारे ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं फिशिंग की, जो हमारे कम्युनिटीज हैं जो कि ट्रेडिशनल वे में फिशिंग कर रहे हैं, उनका जो लाइवलीहुड है वो तो डायरेक्टली हमारा फिश क्या कहते हैं फिश से ही रिलेटेड है, उनका जो लाइवलीहुड है उसी पे डिपेंड रहता है। तो उनको मैनेजमेंट करना, उसका मैनेजमेंट करना जिससे कि जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, जो कि जिससे कि फिशिंग स्टॉक, जो फिश का स्टॉक है वो मेंटेन रहे, इस एरिया में उनका काम करना। तो ये कुछ हमारे जो एनजीओ हैं उनका रोल था जो कि फिशरीज सेक्टर में। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कैसे डिफाइन किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज अ होमोजीनियस ग्रुप ऑफ रूरल पुअर। ओके, होमोजीनियस ग्रुप मतलब क्या होगा कि जितने भी एक जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, स्वयं सहायता समूह, ओके, मोस्टली हम ये बोला जाता है कि 10 से 20 लोगों का एक जो ग्रुप होता है वो आइडियल ग्रुप होता है। आइडियल ग्रुप किस वे में होता है कि हम उसको 10 से 20 लोगों को आसानी से किसी भी ग्रुप में मेंटेन कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको इवेल्युएशन कर सकते हैं कि सभी लोग अपना अपना रोल प्रॉपर वे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो क्या होता है कि एसएचजी में कुछ 10 से 15, ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ये बस एक 10 से 15 लोग क्या आइडियल ग्रुप है। ओके, इन लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस इन द सेंस हो गया कि सबकी हमने जैसे क्या होता है कि इनकम कैपेसिटी हम ऑलमोस्ट सेम हो गई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओके,
जैसे कि हम मान लीजिए कि एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उसमें 10 से 15 लोगों को सबको हमने जो है बीपीएल कैटेगरी के हो गए उसमें ले लिया, या फिर हो सकता है कि सारे लोग लैंडलेस हो गए, वो हो गया ऐसे लोग हो गए जो फार्म पर जाकर दूसरों के काम करते हैं, उनको ले लिया। ओके, तो ऐसे लोग उसमें मिलकर ग्रुप बनाते हैं। कैसा ग्रुप बनाते हैं? वॉलंटरली फॉर्म्ड। वॉलंटरी फॉर्म मीन सब लोग अपने से ही आते हैं, किसी को कोई फोर्स नहीं करता कि तुम आकर इसको ज्वाइन करो। और उसके बाद क्या करते हैं? टू सेव वॉट एवर अमाउंट दे कैन कन्वीनियंटली सेव आउट ऑफ देयर अर्निंग। मान लीजिए किसी की 500 रुपए इनकम है, उसमें से वो 100 रुपया जो है दे सकता है। किसी की 1000 रुपया इनकम है, तो ऐसा नहीं कि वो 100 उसमें 500 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। जो सभी लोग एक अमाउंट फिक्स करते हैं, वही अमाउंट जो है सबको कंट्रीब्यूट करना होता है। फिर क्या है, वो अमाउंट को ले जाकर वो एक बैंक में उस ग्रुप, वो जो एसएचजी है, उस एसएचजी का एक नाम देते हैं, उस एसएचजी के नाम से एक अकाउंट खोला जाता है और वो धनराशि उस अकाउंट में जमा की जाती है। हो सकता है वो हर फोर्टनाइटली जमा की जाए, हो सकता है वो मंथली बेसिस पे जमा की जाए। कब जमा करनी है, ये जो उस ग्रुप के जो हमारे मेंबर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं। ओके, तो क्या है कि एसएचजी एज अ होमोजीनियस ग्रुप ऑफ रूरल पीपल वॉलंटरली फॉर्म्ड टू सेव वॉट एवर अमाउंट दे कैन कन्वीनियंटली सेव आउट ऑफ देयर अर्निंग एंड म्यूचुअली एग्री टू कंट्रीब्यूट टू अ कॉमन फंड। कॉमन फंड जो हमने बैंक में एक अकाउंट ओपन किया था वहां पर हो गया। ओके, फिर क्या है, उस फंड मान लीजिए वो इकट्ठा करते करते ज्यादा हो गया, फिर उससे हम कोई अपना एम्प्लॉयमेंट, मतलब सभी ग्रुप के लोग मिलकर उससे एम्प्लॉयमेंट, एक रोजगार खोलेंगे। ओके, जो कुटीर उद्योग स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उसको हम खोलेंगे और फिर काम करेंगे। फिर उससे जो हमारा इनकम जनरेट होगा, वो इनकम हम जितने भी वो ग्रुप में मेंबर्स हैं सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और उसका एक लाभ क्या होता है, फायदा क्या होता है कि मान लीजिए फिर फ्यूचर में कोई एक मेंबर हो गया, उसको अलग से पैसे की जरूरत पड़ी, तो जो बैंक से अकाउंट, हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया था, वहीं से हम पैसे ले करके उस मेंबर को दे देते हैं। हो सकता है कि उसके लिए हम उस मेंबर पे जो, मान लीजिए अगर वही मेंबर बैंक से लोन लेने जाए तो उसको 7% इंटरेस्ट रेट पे मिले, लेकिन अगर वही वो एसएचजी के अकाउंट से ले रहा है तो हो सकता है कि एसएचजी मेंबर्स उसको बोले कि क्योंकि तुम तो हमारे मेंबर हो तो हम तुमको 2% इंटरेस्ट रेट पे देते हो। या फिर कभी कभी हो सकता है कि एसएचजी मेंबर्स इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, लेकिन ये होता है कि आपको इतने समय में वापस कर देना है पैसा। ओके, तो ये हमारा एसएचजी हो गया, इस टाइप से काम करता है। फिर जो हमारा एसएचजी का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जो बांग्लादेश में से इमर्ज हुआ था, वहां पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी 1983 में। उनका एक आइडिया था कि अगर जो पुअर लोग होते हैं, पुअर में स्पेशली जो हमारी पुअर वुमेन होती हैं, जो कि इकोनॉमिकली वीकर होती, अगर उनको हम सही से ट्रेनिंग दें किसी भी एरिया में, जिससे कि वो खुद का अपना कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, तो अगर वो फिर बैंक से कुछ लोन लेकर उस एम्प्लॉयमेंट में पैसा लगाती हैं, तो स्पेशली वुमेन के पे उन्होंने फोकस किया था, तो वो वुमेन्स जो हैं उस चीज को, उस लोन को ज्यादा अच्छे तरीके से रिकवर कर सकती हैं बैंक्स को। बाद में फिर ये एसएचजी जो हमारे जो मेन एरिया है वहां पर भी हमारे ओपन होने लगे। इंडिया में सबसे पहले जो एसएचजी 1985 में इसके ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ओके, जो प्रोग्राम था उसका नाम था सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ये जो है हमारा सबसे पहले इंडिया में इस नाम से ओपन किया गया था। ओके, फिर हमारा जो एसएचजी है उसके फॉर्मेशन में कुछ स्टेजेस आती है। मान लीजिए आपने एक ग्रुप बना लिया, उसमें लोगों को इनवाइट कर लिया और एक लीडर को रख दिया जो कि एसएचजी की सारी एक्टिविटी को, मान लीजिए कि कोई जैसे बैंक का काम है वो कर रहा है जाकर के। ओके, उसके बाद आपने कुछ एम्प्लॉयमेंट उससे शुरू किया, उसका जो है क्या कहते हैं, उससे आपने इनकम दिया, तो वो काफी एक स्टेजेस में होता है। तो जब पहला स्टेज क्या होता है, फॉर्मिंग होता है। उसमें क्या होता है, टीम मेंबर्स 10 से 12 लोग या फिर जितने भी टीम में लोग हैं सब लोग आपस में एक साथ मिलते हैं। ओके, टीम मेंबर्स मीट ईच अदर, देन टीम मेंबर्स लर्न अबाउट द टास्क। उसके बाद में क्या करना है उनको, मतलब अगर कोई एम्प्लॉयमेंट करना है तो उसमें क्या क्या करना है उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। ऑल टीम मेंबर्स लर्न व्हाट देयर रोल। कोई एम्प्लॉयमेंट करना है तो किस मेंबर का क्या रोल होगा, कौन क्या करेगा, इसके बारे में बहुत विचार विमर्श करते हैं।
सेकेंड है आता है हमारा स्टॉर्मिंग फेज आता है। स्टॉर्मिंग फेज में क्या होता है, टीम मेंबर्स लर्न हाउ टू वर्क टुगेदर, एक साथ कैसे काम करना है जिससे कि डिस्प्यूट ना हो। ओके, किसी को ऐसा ना लगे कि सिर्फ हम काम कर रहे हैं, दूसरा बैठे हुआ सिर्फ बैठा हुआ है। तो वो सीखते हैं कि एक साथ कैसे काम करना है। देन टीम मेंबर्स लर्न अबाउट अदर मेंबर्स एबिलिटी। अब दूसरा है, मान लीजिए कि कोई एक मेंबर है जो काम कर रहा है, लेकिन दूसरा मेंबर उसी काम को ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा इफिशिएंट वे में कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट था हमारा लीडर फोकसेस ऑन फोकसेस द टीम। मीन्स क्या है, जो हमने एक ग्रुप लीडर बनाया है जो कि सब कुछ मॉनिटर करता है, वो इस बात को मॉनिटर करता है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी से सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, जिसका जो टास्क है वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, जिससे कि जो भी हमारी एक्टिविटी है वो स्मूथली चल सके। नेक्स्ट फेज आता है हमारा नॉर्मिंग फेज आता है। नॉर्मिंग फेज मतलब क्या होता है, टीम स्टार्ट्स टू वर्क एंड एक्ट टुगेदर। जो भी वो एम्प्लॉयमेंट का काम जो भी करना चाहते हैं, जो रोजगार का काम है वो स्टार्ट कर देते हैं और उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। देन रोल इन्वॉल्व्स इनटू हेल्पिंग द सक्सीड। जो जिसका रोल है अगर वो सही से करता है, दूसरों को हेल्प करता है, तो फिर जो भी उनका एम्प्लॉयमेंट, जो भी वो अपना काम कर रहे हैं वो उसमें सक्सेस होते हैं। टीम मेंबर्स आर मोर लाइकली टू एक्सप्रेस ओपिनियंस। और जो मेंबर्स होते हैं वो मोर लाइकली, क्योंकि काम करते करते एक दूसरे को जानने लगते हैं, तो अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक दूसरे से क्या है उसको शेयर करते हैं। देन स्टेज आती है परफॉर्मिंग। इसमें क्या है, टीम मेंबर्स वर्क हार्ड टुवर्ड्स गोल। जो भी उनका गोल है, जो भी वो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए वो अपना हार्ड वर्क करते हैं। ओके, लीडर्स रोल इज ब्लड एवरीवन इज फोकस। उसमें उसके इसमें क्या होता है कि जो लीडर का रोल है वो काफी कुछ कम हो जाता है, एकदम नेग्लिजिबल टाइप का हो जाता है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम पे फोकस करने लगते हैं, जिसका जो रोल है वो अच्छे से परफॉर्म करता है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मिंग स्टेज से लेकर परफॉर्मिंग स्टेज तक है। ये काफी मतलब ये काफी टाइम टेकिंग होता है। जैसे कि हमारा एक फॉर्मिंग स्टेज है, ये जो हमारा ग्रुप बनने से लेकर 4 मंथ तक का होता है। देन स्टॉर्मिंग स्टेज हो गया अप टू 15 मंथ तक, नॉर्मिंग स्टेज अप टू 36 मंथ, और परफॉर्मिंग स्टेज आफ्टर 36 मंथ का जो भी हमारा टाइम होता है वो परफॉर्मिंग फेज में आता है। देन फंक्शंस क्या है कि इसमें क्या हमने जैसे कि बताया, आइडियल ग्रुप साइज हमारा होता है 10 to 20 मेंबर्स फ्रॉम वन फैमिली ओनली वन मेंबर। एक फैमिली से एक मेंबर, मान लीजिए एक एसएचजी है उसमें 20 लोग हैं। ओके, तो वो 20 लोग अलग अलग फैमिलीज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक फैमिली से 2 मेंबर उसने ज्वाइन कर लिया। ओके, या फिर अलग अलग फैमिली से वो होने चाहिए। मतलब द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ आइदर ओनली मेन। जो भी ग्रुप है या तो वो मेन होना चाहिए या तो वुमेन होना चाहिए, मिक्सचर नहीं होता है कभी कोई भी एसएचजी आप देखेंगे वो उसमें मेन और वुमेन दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, आइदर मेन होंगे या फिर वो वुमेन ग्रुप होगा। मेंबर्स सेलेक्ट ग्रुप लीडर फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग। ओके, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक ग्रुप लीडर को इलेक्ट करते हैं। उसका जो काम होता है कि जो जैसे मान लीजिए हमारा बैंक का काम हो गया, वो उसको देखना। वो मेनली मान लीजिए कि अगर पुअर लोगों का है तो उसमें से कुछ जो ज्यादा पढ़ा लिखा है या फिर ज्यादा एक्टिव है, मेनली उसी को ग्रुप लीडर बनाते हैं, जिससे कि जो ग्रुप की फंक्शनिंग है वो ज्यादा स्मूथ वे में चलती रहे। देन फंक्शन क्या है, बिल्ड द फंक्शनल कैपेसिटी इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। अब मान लीजिए कि जो भी हमारा ग्रुप बना था उसमें ऐसे लोग थे जो कि जिनका पहले कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कुछ काम नहीं करते थे, या फिर मान लीजिए क्योंकि वो डेली बेसिस के थे। ओके, कभी काम मिला कभी काम नहीं मिला, तो जब मिला तब काम किया उन्होंने, जब नहीं मिला तो काम नहीं किया। लेकिन एक एसएचजी बना के अगर उन्होंने ग्रुप बना दिया तो उससे क्या उनकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। अब क्या वो रोज रोज काम कर सकते हैं। जो उन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट एक सभी ने मिलकर एक रोजगार खोला है उसमें काम कर रहे हैं, उससे उनका डेली इनकम हो रहा है। तो क्या होता है, जो फंक्शनल कैपेसिटी होती है लोगों के काम करने की क्षमता को, उसको बढ़ाता है हमारा जो एसएचजी है। देन रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कलेक्टिव लीडरशिप एंड म्यूचुअल डिस्कशन। मान लीजिए कि जो एसएचजी है हमारा ग्रुप मेंबर्स हैं उसमें किसी चीज को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर मान लीजिए कि 2 मेंबर्स में ही कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उनका पर्सनल कोई अफेयर है उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो क्या हो वो उस कॉन्फ्लिक्ट को एसएचजी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को एसएचजी में लेकर जाएंगे, वहां पर लोगों से डिस्कशन करेंगे। ओके,
और उसके बाद में एक म्यूचुअल हो सकता है कि रिजल्ट पे वो लोग एग्री हो जाए कि हाँ ठीक है हम ऐसा करेंगे, तो ये जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट था ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या एसएचजी जो है कॉन्फ्लिक्ट सॉल्वर की तरह भी जो है काम करता है हमारा। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड्स कोलेटरल फ्री लोन विथ टर्म्स डिसाइडेड बाय द ग्रुप। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारे एसएचजी के मेंबर्स होते हैं उनको मान लीजिए किसी एक मेंबर को कभी कोई पैसों की जरूरत पड़ गई, हो सकता है उसके परिवार में कोई फंक्शन आ जाए, ओके, हो सकता है उसके परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, तो क्या है उसको मान लीजिए कि उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो बैंक से लेने जाएगा, तो उसको बैंक जो है ज्यादा इंटरेस्ट पे वो लोन देगा। लेकिन मान लीजिए कि जो एसएचजी जो था उन लोगों के अकाउंट में इतने इतने पैसे हैं कि वो अपने ग्रुप का जो मेंबर है उसको लोन दे सकते हैं, तो उन्होंने उसको जो ग्रुप का मेंबर था जिसको प्रॉब्लम थी उसको लोन दे दिया। हो सकता है कि वो 2% रेट पर ही दे दें, 3%, ये जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है कि विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे देते हैं, बस ये होता है कि उनको बोल दिया जाता है कि आपको 2 महीने या 3 महीने मतलब ये जो हमारा रिपेमेंट का टाइम है ये लोन का जो अमाउंट है उस पर डिसाइड करता है। ओके, तो जो हमारा एसएचजी है वो लोन प्रोवाइड करने का भी काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई मेंबर मान लीजिए कि ग्रुप के बाहर का है, उसको भी कभी कभी लोन दे देते हैं। हो सकता है जैसे कि ग्रुप के मेंबर्स को वो 2% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं, जो बाहर से कोई मेंबर अगर कोई आदमी कोई पर्सन लेने आया उसको हो सकता है 5% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दें, तो क्या होता है उससे भी थोड़ा बहुत इनकम जनरेट कर लेते हैं हमारा एसएचजी। उसके बाद क्या है, एसएचजी हैव इमर्ज्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस सर्विस टू द पुअर। अब माइक्रो फाइनेंस सर्विस क्या है कि हमारा जैसे मान लीजिए एक एसएचजी है, उसने वो खुद में एक बैंक की तरह भी तो काम कर रहा है, दूसरों को लोन दे रहा है, अपने मेंबर्स को लोन दे रहा है। जो बाहर से कोई अगर आ रहा है एसएचजी मेंबर्स चाहे तो उसको भी लोन दे सकते हैं, तो क्या है एक माइक्रो फाइनेंस एक बैंक की तरह काम कर रहा है। तो ये भी एक एसएचजी का एक वर्क है कि एक इफेक्टिव मैकेनिज्म क्या है माइक्रो फाइनेंस की तरह उभर कर आया है दूसरों को लोन देने के लिए, जिससे कि क्या है जिससे कि हमारा एसएचजी है थोड़ी बहुत और इनकम जो है जनरेट कर रहा है। देन रोल ऑफ एसएचजी इन फिशरी सेक्टर, रोल का क्या उस फिशरी सेक्टर में एसएचजी का क्या रोल है कि वैल्यू एडेड फिश प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया कि किसी एक वेंचर पे कोई एक जो होता है रोजगार पे वो लोग काम करते हैं, तो कुछ जो हमारे फिशरी सेक्टर में कुछ एसएचजी हो गए जो वैल्यू एडिशन पे काम करते हैं। ओके, मीन्स क्या हो गया, फिश को उन्होंने पकड़ा, उसमें कुछ वैल्यू ऐसा कुछ उसमें प्रोसेस कर रहे हैं जिससे कि जो उसका वैल्यू है फिश की वो बढ़ जा रही है, मार्केट में उसका ज्यादा क्या कहते हैं दाम मिल रहा है। ओके, ड्राई फिश यूनिट, कुछ लोग मछलियों को पकड़ करके उससे ड्राई फिश उसको ड्राई करके फिर सेल करते हैं, तो क्या है ड्राई करने से क्या है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई। पहले फिश को जो मान लीजिए अगर वो पकड़ कर आए तो उसको 1-2 दिन में उनको जो है सेल कर देना है, लेकिन ड्राई करके उसको ड्राई फिश की तरह उसको यूज कर दें तो उसके क्या है सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई, ज्यादा दिनों तक उसको रख सकते हैं, ज्यादा दिनों तक उसको सेल कर सकते हैं। फिर क्या है हमारा फिश प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, उसका प्रोसेसिंग करके जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स होते हैं फिश के उसको बना करके उसको जो है सेल कर रहे हैं। ओके, ऑर्नामेंटल फिश कल्चर कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हमारे जो है इंटरप्राइज हैं जिसको कि अडॉप्ट करके या फिर जो कि हमारे फिशरीज सेक्टर में जो एसएचजी हैं ये वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर ये एसएचजी में कितने मेंबर होंगे, ये फिक्स रहता है या? कोई फिक्स नहीं रहता है जैसे कि मैंने बताया ना, लेकिन मोस्टली जो है कम ही रखा जाता है जिससे कि जो फंक्शनिंग है या फिर हमारा जो कंट्रोल है वो अच्छे से हो सके। मान लीजिए कि आपने 50 लोगों को एसएचजी में इंक्लूड कर लिया या फिर 100 लोगों को इंक्लूड कर दिया, तो क्या मॉनिटरिंग काफी टफ हो जाती है, सबको कंट्रोल करना टफ हो जाता है। तो आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि छोटा रखा जाए तो बेटर रहता है। ओके ओके सर। कोई क्वेश्चन? एनजीओ में सर, एनजीओ थैंक में यू सर। मेंबर का लिमिट नहीं रहता है? नहीं, उसमें भी कोई वो नहीं रहता है लिमिट। उसमें भी जैसे कि मैंने बताया ना कि मेंबरशिप फी होती है,
आप वो फी पेड कीजिए, जिस भी बेसिस पर है, मंथली बेसिस पर है या फिर जो जितने बेसिस पर है, आप फी करके आप उसके मेंबर बन सकते हैं, उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। ओके, जैसा कि मैंने बताया कुछ कुछ एनजीओ होते हैं वो इंटरनेशनली वर्क करते हैं, तो उसके मेंबर ज्यादा होंगे। ओके, कोई लोकल एरिया का एसएचजी है, उसके मेंबर कुछ कम होंगे, तो इस हिसाब से कुछ मेंबर्स का जो है डिसाइड होते हैं। ओके। ओके, और क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ओके, शायद कोई क्वेश्चन नहीं है अब, तो फिर हम मीटिंग को एंड करें फिर।